अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। मैंने कहा, आइयो साहब, जैसा कि आप जानते हैं और ये वाकया भी है कि कातिल ने मकतूल का गला दबाने के बाद इसे मौत के घाट उतारा, लेकिन इस पर भी उसके इंतकाम की आग सर्द न हुई और मज़ीद बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए उसने किसी तेज़धार चाकू की मदद से। तफ्तीशी अफसर ने मेरी बात काटते हुए कहा, थैंक यू माय डियर। मैंने अपने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, हाँ तो मैं कह रहा था, कातिल ने तेज़धार चाकू की मदद से मकतूला के चेहरे को शदीद नुकसान पहुंचाया। मकतूला शकीला के चेहरे पर 8 इंतहाई ख़तरनाक कट पाए गए हैं। आपने इस तेज़धार चाकू को बरामद कर लिया था? आपसे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि मज़कूरा खून आलूद चाकू आपको कहाँ से मिला था? मुलजिम के कमरे में से, उसने जल्दी से जवाब दिया। कमरे में किस जगह से? बेड साइड की दराज में से। जब आप मुलजिम के बेडरूम में पहुंचे तो क्या साइड की दराज लॉक थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। और बेडरूम का दरवाज़ा? वो भी हमें खुला हुआ मिला था। इसका मतलब है कि मुलजिम ने आपके बकौल मकतूला का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा, फिर चाकू की मदद से उसका हुलिया बिगाड़ा और फिर खून आलूद चाकू को अपनी दराज में डालकर कमरे से निकल गया। उसने दराज को बंद किया और न ही कमरे को लॉक करने की ज़रूरत महसूस की। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया, फिर तफ्तीशी अफसर की आंखों में देखते हुए कहा, आइयो साहब, क्या ख्याल है? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? हाँ, इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुलजिम खासा बेपरवाह साबित हुआ है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ये इसकी सफ़ाकी और ढिठाई का सबूत भी है। मैंने कदरे तुर्श लहजे में कहा, आइयो साहब, खून आलूद चाकू की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके फल पर मौजूद खून मकतूला ही का है। इससे तो ये साबित हो गया कि इसी चाकू की मदद से मकतूला के चेहरे को भयानक नुकसान पहुंचाया गया है। ये तो चाकू के हवाले से एक और अहम बात भी सामने आई है। अगर आपकी याददाश्त। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। चाकू के दस्ते पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात की शहादत मिली है। आप ये कहना चाहते हैं चाकू इस्तेमाल करते वक्त उसने दस्ताने उतार लिए थे? हाँ, वो गड़बड़ा गया। मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ होगा। ख्याल नहीं, हकीकत बयान करें, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मोअज़्ज़ज़ अदालत ख़याली किस्से कहानियाँ सुनने के मूड में नहीं। उसने कनखियों से जज की तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मुलजिम दस्ताने पहनकर मकतूला के कमरे में घुसा। जब उसे अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो वो झुंझुलाकर अपने कमरे में आया। मेरा मतलब है वो मकतूला का गला दबाकर उसे ठिकाने लगाने के बाद अपने बेडरूम में पहुंचा। तफ्तीशी अफसर खासा नर्वस हो रहा था। घबराहट भरे बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, अपने बेडरूम में पहुंचकर उसने दस्ताने उतार फेंके, दराज में से चाकू निकाला और दोबारा मकतूला के बेडरूम में पहुंच गया। इसके बाद ही इसने मकतूला के चेहरे को बिगाड़ा था। इतना कहकर आइयो ने उलझन ज़दा नज़र से जज की जानिब देखा। इसके अंदाज में इस तरह पाया जाता था। इसकी आंखों में मौजूद तासुरात बताते थे वो इस वक्त किसी मुश्किल में गिरफ्तार था। मैंने इसकी मुश्किल को बढ़ावा देते हुए कहा, गोया आप कहना ये चाहते हैं कि मुलजिम अपने मकसद में नाकामी के बाद इस कदर तेश में आ गया कि उसने मकतूला का गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, फिर अपने कमरे में पहुंचा, दस्ताने उतारकर एक तरफ फेंके और चाकू बदस्त दोबारा मकतूला के बेडरूम में पहुंच गया। मैंने इसी के अल्फाज दोहराते हुए अपना काम जारी रखा। मुलजिम ने बड़ी बेदर्दी से चाकू के बहीमाना वार करके मकतूला के चेहरे पर जुल्म किया। एक मरतबा फिर वो वापस अपने बेडरूम में पहुंचा, खून आलूद चाकू को बेड साइड की दराज में डाला, खामोशी के साथ घर से निकल गया। एम आई राइट? राइट यू आर, वो सपाट आवाज़ में बोला। मैंने चुपते हुए अंदाज में इस्तफसार किया, आपने वकुआ के रोज़ पूरे फ्लैट की तलाशी ली होगी, खुसूसन 2 कमरे आपके मरकज़े निगाह रहे होंगे, यानी मकतूला और मुलजिम के बेडरूम। क्या आपको इन 2 कमरों में कहीं 2 दस्ताने पड़े हुए मिले जिन्हें हाथों पर चढ़ाकर मुलजिम ने मकतूला का गला दबाया था? आपके बकौल। जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर मज़कूरा दस्ताने कहाँ चले गए? मैंने उसकी आंखों में घूरा। मुलजिम के
جانے اور اس کی بہن فوزیہ کے آنے کے درمیانی وقفے میں کوئی شخص فلیٹ کے اندر داخل نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ دستانوں کی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تفتیشی افسر قادر بخش صاحب؟ وہ قدرے برہمی سے بولا۔ اگر وہ دستانے فلیٹ کے اندر نہیں پائے گئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ ملزم مذکورہ دستانے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ باہر جا کر اس نے وہ دستانے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیے ہوں گے۔ بہت خوب، ویل ڈن مائی ڈیئر آئی او، میں نے بھگو کر رسید کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ کے عالمانہ تجزیے نے دل خوش کر دیا۔ واقعی آپ تفتیش کی دنیا کے کنگ ہیں۔ شرلک ہومز ہو تو کمبخت آپ کے پاؤں کی دھول ہے۔ میرے طنزیہ اور زہریلے الفاظ نے اسے چونکا دیا بلکہ سلگا دیا۔ غصیلے لہجے میں بولا، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے مذاق والی کوئی بات تو نہیں کی، پھر آپ کا انداز مذاق خیز کیوں ہے؟ آئی ایم سوری آئی او صاحب، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، اگر میرے کسی الفاظ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ نے بیک وقت دو مختلف باتیں کی ہیں۔ کیا مختلف باتیں؟ اس کی برہمی میں ذرا کمی واقع نہ ہوئی۔ میں نے کہا، آپ میرے موکل کو ایک ہی وقت میں انتہائی احمق اور انتہائی چالاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بے حد الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کا الجھنا میرے تیر کے ہدف پر بیٹھنے کی دلیل تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میرا موکل اتنا ہی بے وقوف تھا کہ اپنے دستانے تو اس نے گھر سے باہر کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیے، لیکن اپنے جرم کا چیختا چنگھاڑتا ثبوت، وہ خون آلود چاقو، اس نے بیڈ سائڈ کی دراز میں چھوڑ دیا تاکہ پولیس کو کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانا پڑے اور وہ بآسانی اسے شکیلہ کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر لے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ انکوائری آفیسر کو کوئی جواب نہ سوجا اور بے حد گھبراہٹ بھرے انداز میں بغلیں جھانکنے لگا۔ اس کی کھسیاٹ نے حاضرین عدالت کو چہمگوئیوں پر مجبور کر دیا۔ شور قدرے بلند ہوا تو جج کو خاموشی واپس لانے کے احکام صادر کرنا پڑے۔ عدالت کا مخصوص وقت قریب الختم تھا۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کو دیکھا اور ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس روز عدالت میں خاصا رش تھا۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو گئے تو جج کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کا شوہر اور ملزم کا باپ عبدالباسط موجود تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملزم اپنی سوتیلی ماں سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا اور ہر وقت اس سے خفا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس واقعے کو ایک مرتبہ پھر فلیش کیا جب میرے موکل نے چاقو لہرا کر مقتولہ کو ایک خطرناک دھمکی دی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، باسط صاحب، جس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں آپ کا فلیٹ ہے وہاں آباد کاری کی کیا صورتحال ہے؟ وہ بلڈنگ پوری طرح آباد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل کتنے فلیٹ ہوں گے اس عمارت میں؟ 65، اس نے بتایا، 35 بلاک اے میں اور 30 بلاک بی میں۔ ہر فلور پر 5 فلیٹ بنائے گئے ہیں، لیکن سب کی مکانیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک کمرے سے لے کر 4 کمرے تک کے فلیٹ موجود ہیں۔ آپ کی رہائش کس بلاک میں ہے؟ بلاک اے میں۔ کیا بلاک اے کے 5 فلیٹ آباد ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس فلور پر آپ کی رہائش ہے، اس فلور کے باقی 4 فلیٹس میں بھی مکین موجود ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، ہمارے والے فلور کے ہر فلیٹ میں فیملی موجود ہے۔ میں بلاک اے کے فلیٹ نمبر 305 میں رہتا ہوں، یعنی 3rd فلور پر۔ اوکے، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا اور اچانک اپنی جرح کا رخ بدل دیا۔ باسط صاحب، مجھے پتہ چلا ہے آپ کی بیوی ایک طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ غالباً آپ کی بیوی سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ غالباً نہیں، یقیناً، اس نے زور دے کر کہا۔
5 साल उसने बहुत अजियत उठाई थी। अल्लाह उसकी आखिरत आसान कर दे। आमीन, मैंने बाबा से बुलंद कहा, फिर इस्तफसार किया। कैंसर का इलाज पेचीदा होने के साथ ही खासा महंगा भी है। आप तो बड़े दबाव में आ गए होंगे। ऐसा वैसा दबाव? उसने आंखें फैलाईं। घर, गाड़ी, कारोबार सब कुछ फरोख्त हो गया। शानदार बंगले से किराए के फ्लैट में उठाया हूँ। दीगर लोगों का कर्ज अलग है। मुझे पता चला है कि आपने 20 लाख का बंगला महज 12 लाख में फरोख्त कर दिया था। क्या करें भाई, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। वो एक ठंडी आह भरते हुए बोला। मैंने कहा, मैंने ये भी सुना है कि वो बंगला आपके एक गहरे दोस्त ने खरीद लिया था। गालिबन इस शख्स का नाम जाहिद फारूकी पर खामखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। पता नहीं लोगों को अफवाहें उड़ाने से क्या हासिल होता है। अब्दुल बासित के अंदाज से जाहिर था वो अब भी फारूकी के खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं। पता नहीं ये इसके अहमकानापन की इंतहा थी या दोस्ती की मेराज। तो आपके इस दोस्त का नाम फारूकी है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक आपने अपने इस दोस्त से अच्छा खासा कर्ज भी लिया था और जो कि बंगले की फरोख्त के बाद अदा कर दिया गया। जो कर्ज लिया जाता है इसे अदा भी करना पड़ता है, बासित ने गहरी संजीदगी से कहा। फारूकी का ये एहसान ही क्या कम है कि वो वक्त पड़ने पर काम आ गया और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि मेरे लिए तो किसी मिसाल से कम नहीं। मैंने सहलाने वाले अंदाज में कहा। इस अजीम कुर्बानी के बारे में मैंने भी सुना है। आपका दोस्त आपकी बेखबरी में भारी सूद अदा करता रहा और आपको एक लम्हे के लिए परेशान नहीं होने दिया। वाह वाह, सुबहान अल्लाह। इसीलिए तो मैं दिल से फारूकी की कद्र करता हूँ वकील साहब, और यही बात लोगों की समझ में नहीं आती। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैं फारूकी की कुर्बानियों को गिनवा नहीं सकता। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ, फिर जज्बाती लहजे में बोला। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए जब मैंने अपने इस दोस्त को परेशान देखा तो अपना बंगला फरोख्त करके सबसे पहले उसकी परेशानी दूर की। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को नसीब होते हैं। लोग फारूकी के बारे में कुछ भी कहें, मगर मेरे दिल में मौजूद उसकी कदर कीमत में रत्ती बराबर कमी नहीं आ सकती। मैंने दिल ही दिल में इस सरापा हिमाकत शख्स को जो भी कह सकता था, इसमें किसी कोताही से काम नहीं लिया। फिर बाआवाज़ बुलंद कहा। बासित साहब, आफरीन है, आप बड़े जिगर वाले हैं। ये आप ही का ज़र्फ है, हमा शुमा के बस की बात नहीं। मैंने फारूकी की खातिर अपने सगे बेटे की मुखालफत भी मोल ली। वो खासा जज्बाती हो रहा था। शोएब को फारूकी के बारे में गलत फहमी हो गई थी। पूछ लें, आपके सामने खड़ा है। बात ख़त्म करते ही उसने मेरे मौक्किल की जानिब इशारा किया। मैंने मुल्ज़िम से कोई इस्तफसार ना किया और ना ही गवाह की खुशफहमी दूर करने की कोशिश की कि मुल्ज़िम को फारूकी के बारे में कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बल्कि वो अव्वल व आखिर फारूकी ही को अपनी और अपने घर की तबाही का ज़िम्मेदार समझता है। मैंने निहायती मोहतात और मायना खेज़ अल्फाज का सहारा लिया और गवाह को एक शफ़ाफ़ आईना दिखाने की कोशिश की। आप ठीक कहते हैं बासित साहब, वाकई जाहिद फारूकी मुख्तलिफ मौक़े पर आपके बहुत काम आता रहा है। किसी पठान को भारी सूद अदा करके उसने आपको 5 लाख जैसी बड़ी रकम फराहम की। अज़ीं अलावा बीवी के इंतकाल के बाद आपकी ज़िंदगी में जो खला पैदा हो गया था, इसकी भरपाई में भी फारूकी ने नहायत ही अहम रोल अदा किया है। मकतूला शकीला से आपकी शादी फारूकी ही की कोशिशों का नतीजा थी ना? जी हाँ, जी हाँ, उसने बड़ी शिद्दत से इस बात में गर्दन हिलाई और बोला। फारूकी बहुत ही नेक इंसान है, कभी आप इससे ज़रूर मिलिएगा। कभी क्या, आपसे फारिग होने के बाद मैं इसी कमरे में जाहिद फारूकी से एक भरपूर मुलाकात करूँगा। मैंने अपनी मालूमात की रोशनी में कहा। वो इस वक्त अदालत से बाहर बरामदे में मौजूद है, आपके बाद इसकी गवाही होगी। फिर मैंने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा वकील साहब? उसने हाँ की और ना ही तरदीद की कोशिश में गर्दन झटकी। मैं कटहरे में खड़े गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने मकतूला के शौहर को मुखातिब करते हुए सवाल किया। बासित साहब, हालत व वाक़ियात की वजाहत के लिए इस्तग़ासा ने जितने सफ़े काले किए हैं, इनमें एक नहायत ही अहम पॉइंट को बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज किया गया है। आप इस पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? मेरा इस्तफसार चूँकि खासा मुबहम था, इसलिए वो पूछे बिना न रह सका। कौन सा पॉइंट वकील साहब? जाए वक़ुआ का जो नक्शा खींचा गया है,
इससे तो यही जाहिर है कि कातिल और मकतूला के बीच कमोबेश 10 मिनट तक खींचातानी होती रही थी। मैंने अपना मकसद वाज़ेह करते हुए कहा, इस तगाज़ा के मुताबिक मेरा मुवक्किल मुजरिमाना हमले की गरज से मकतूला के बेडरूम में घुसा। इन दोनों के दरमियान इतनी शदीद छीना झपटी हुई कि बचाव की कोशिश में मकतूला का लिबास तार तार हो गया। आप मकतूला के शौहर हैं, आपसे ज़्यादा ये बात और कोई नहीं जानता होगा। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद फरमाएंगे कि आपकी बीवी के मुंह में ज़ुबान नहीं थी? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो नागवारी से मुझे देखते हुए बोला। आपकी खफगी से जाहिर होता है कि मकतूला भी मुंह में ज़ुबान रखती थी। आपको शक क्यों है? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपना इस्तफसारिया अंदाज जारी रखा। इसका मतलब है कि अगर मकतूला की ज़बान सलामत थी तो फिर वो कुव्वत गोयाई की से भी माला माल होगी। बेशक बेशक। फिर इसने वक़ूआ के वक्त गैर फितरी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा क्यों किया? मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा, जब इस्तग़ासा के मुताबिक मुल्ज़िम मकतूला को अपनी ख्वाहिश के ताबे लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ था तो मकतूला ने अपने लब क्यों सी रखे थे? वो मुदाफ़अत और मुखालफत तो पेश कर रही थी, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ इसकी ज़ुबान से एक जुमला तक अदा क्यों नहीं हुआ? मुल्ज़िम इसे ज़ेर करने के लिए दस्त दराज़ी करता रहा। नतीजे में मकतूला का लिबास धज्जियों में बिखरता चला गया, मगर इसने ज़बानी एहतिजाज की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये समझ में आने वाली बात नहीं और ना ही अकल इसे तस्लीम करने से इनकारी है। ऐसी सूरत में तो एक गूंगी औरत भी हुआ की आवाज़ें और सदाएं बुलंद करके आसमान सर पर उठा लेती है। मकतूला के फटे हुए लिबास से ये शहादत तो मिलती है कि उसने जुल्म के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की थी, मगर इसकी ज़ुबान पर कौन सा कुफ्र पड़ा हुआ था? आप बासित गुस्से और नदामत की मिली जुली कैफियत के ज़ेरे असर झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला, आप ये कैसे कह सकते हैं कि शकीला ने इस मौके पर चीखने चिल्लाने की कोशिश नहीं की होगी? ये मैं नहीं कह रहा मिस्टर बासित, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बल्कि हक़ाइक़ इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वक़ूआ के रोज़ आपके फ्लैट के अंदर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की एक सदा तक नहीं उभरी। अगर ऐसा हुआ होता तो? मैंने दानिस्ता जुमला नामुकम्मल छोड़ा और हाज़रीन अदालत पर एक भरपूर निगाह डालने के बाद दोबारा गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। बासी साहब अब थोड़ी देर पहले इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं कि ब्लॉक ए के 3rd फ्लोर पर वाक़े 5 फ्लैट पूरी तरह आबाद हैं। आपकी रिहाइश 305 नंबर में है, बाकी 4 फ्लैट्स में भी फैमिली वाले लोग रहते हैं। क्या वक़ूआ के वक्त इन चारों फ्लैट्स के अफराद गहरी नींद में थे? किसी ने आपके फ्लैट में होने वाली धींगा मुश्ती महसूस नहीं की और न ही मजलूम की फरियाद किसी की समात तक रसाई हासिल कर सकी। ये गैर फितरी, गैर मंतकी और अकल में न आने वाली बात है, जबकि वक़ूआ का वक्त भरी दोपहर यानी 11 और 12 बजे के दरमियान का है। ये एक ऐसा वक्त है जब घरों में ख़वातीन दोपहर का खाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं। ख़वातीन की तमाम तर हिस्सियात तो वैसे भी बहुत तेज़ होती हैं। अज़ीं अलावा फ्लैट सिस्टम में तो एक घर के मामलात को दूसरे घर से पोशीदा रखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। कुजा ये कि आपकी बीवी 10 मिनट तक एक जालिम शिकारी की गिरफ्त में न आने के लिए तगदो में मसरूफ़ रही। अपने नामूस की हिफाजत में उसका लिबास टुकड़ों में बंटता रहा और किसी पड़ोसन को कानो कान खबर न हुई। वह एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, इस्तग़ासा की जानिब से दायर किए जाने वाले पुलंदे में कहीं ऐसा कोई ज़िक्र मौजूद नहीं, किसी मर्द व ज़न की शहादत का तज़किरा नहीं जिसने वक़ूआ के रोज़ मकतूला की फरियादी सदा सुनी हो, कोई एहतिजाजी चीख उसकी समात तक पहुँची हो और उसने अपने पड़ोस में कोई गड़बड़, कोई हलचल महसूस की हो। कत्ल की वारदात कोई मामूली वाक़या नहीं होता। फिर जो हालात मकतूला के साथ पेश आए वो गैर मामूली से भी कहीं बढ़कर हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं भला क्या कह सकता हूँ? वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोला। ठीक है, आप कुछ न कहें, मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। सिर्फ इतना बता दें, ये बात बड़ी अजीब ही नहीं लगती कि 28 अक्टूबर को दिन दहाड़े आपके फ्लैट में एक संगीन वारदात हुई। इस वारदात का दौरानिया कम अज़ कम 15 मिनट रहा और इन 15 मिनट में आपके बेडरूम के दरो दीवार ने जो मनाज़िर देखे
वो किसी साइलेंट मूवी की शूटिंग नहीं थी। इसके बावजूद भी इस सनसनीखेज वाकये की आस पड़ोस में किसी को खबर न हो सकी। हाँ, वाकई अजीब सा लगता है, वो आंखें फैलाते हुए बोला। थैंक यू मिस्टर बासित, मैंने माद्य लहजे में कहा। फिर पूछा, वकुआ के रोज़ आप अपनी दुकान पर थे? इस अंधोनाक वाकये की इत्तला आपको किसने दी थी? मेरी बेटी फौजिया ने, उसने बताया। फौजिया अपनी गवाही के दौरान में मौजूद अदालत के रूबरू ये इकरार कर चुकी है कि जब इस वाकये की इत्तला पाकर आप घर पहुंचे तो जाहिद फारूकी भी आपके हमरा था। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। जब आपकी दुकान पर फौजिया का फ़ोन आया तो क्या इस वक्त फारूकी वहाँ मौजूद था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। या बाद में उसने आपको ज्वाइन किया था? इसने जवाब दिया कि वकुआ की इत्तला के मौके पर फारूकी उसकी दुकान में मौजूद था। मैंने जिरा के सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, वाकया तो हालात के मुताबिक आपकी बेटी फौजिया ने लगभग 2:15 बजे आपको फ़ोन किया था। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, आप मौजूद अदालत को बताना पसंद फरमाएंगे कि मज़कूरा रोज़ फारूकी कितने बजे आपकी दुकान पर पहुंचा था? 1 बजे दोपहर, उसने हतमी लहजे में कहा। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाबे आली, मैंने जज की जानिब देखते हुए जिरा खत्म कर दी। अदालत में एक वक्त में सिर्फ एक गवाह को हाजिर किया जाता है ताकि इससे किए गए सवाल और जवाब से दूसरे गवाह की शहादत मुतासिर ना हो। बाकी हाजिर गवाह अदालत के बरामदे में बिछी बेंच पर बैठकर पुकार का इंतज़ार करते हैं। अब्दुल बासित की गवाही हो चुकी तो उसे अदालत के कमरे से बाहर भेज दिया गया। अब जाहिद फारूकी को आकर गवाहों के कटहरे में खड़ा होना था, लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो गई। अदालती अमले ने जब फारूकी को पुकारा तो वह अपनी जगह पर मौजूद न पाया गया। जज ने मुतल्लिका अदालती अमले के बाद तफ्तीशी अफसर और वकील इस्तगासा को भी हिदायत की कि गवाह को ढूंढ ढांढ कर फौरन अदालत में पेश किया जाए, मगर 10 मिनट की तगोदो के बाद भी फारूकी हाथ न आया। इस अफरा तफरी में अच्छा खासा वक्त निकल गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अल्लाह का बंदा चुप चुपाते किधर चला गया था। इसकी रूपोशी या फरार मुख्तलिफ नौइयत के शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा था। जब अदालत का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए तो जज ने 10 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इसने वकील इस्तगासा को ताकीद भी कर दी, आइंदा पेशी पर गवाह को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। जज ने दो टोक लहजे में कहा, फिर अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर निगाह डालते हुए बोला, मिस्टर फारूकी इस्तगासा का आखिरी गवाह है। इसके निमटने के बाद ही डिफेंस की बारी आएगी। अदालत किसी किस्म की ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिद फारूकी अचानक अदालत के बरामदे से उठकर कहाँ चला गया था? ये किसी मुअम्मे से कम नहीं था। इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे कि कमरे के अंदर वाली अदालती कार्रवाई उसकी समाअत तक पहुँच गई हो। उसके ग़याब ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इसके साथ ही मुझे ये इत्मीनान भी हासिल हुआ कि फारूकी मज़बूत बुनियाद का गवाह नहीं था। अगर मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो इस केस को बड़ी आसानी से अपने हक़ में मोड़ सकता था। आइंदा पेशी से पहले मैंने एक ख़ास काम किया और वो ये कि मुलजिम के 2 दोस्तों को अपने दफ्तर में बुलाकर इनसे भरपूर मुलाकात की। वहीद और अबरार ने मुझे यकीन दिलाया कि वो सच और हक़ का साथ देने के लिए किसी भी वक्त अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं। मैंने एहतियातन इन्हें आइंदा पेशी पर अदालत में बुला लिया। इस भरपूर मुलाकात में हमारे दरमियान हर बात तय हो गई थी। वहीद और अबरार मुलजिम के वही दोस्त थे जिनके साथ वकुआ के रोज़ उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से किसी और के फैलाए हुए जाल में फंस के खुद शिकार हो गया था। 10 दिन की मुद्दत पल लगाकर उड़ गई। आइंदा पेशी पर भी इस्तगासा अपने आखिरी गवाह को अदालत में हाजिर करने में नाकाम रहा। ये सूरत हाल खासी मशकूक और सनसनीखेज थी। गवाह की मुसलसल रूपोशी बहुत से जहनों को उलझा रही थी। जज ने इंक्वायरी ऑफिसर को सख्ती से हिदायत की कि आइंदा पेशी पर गवाह को हर कीमत पर अदालत में पेश किया जाए, वरना इसकी गवाही को खारिज कर दिया जाएगा। इस मौके पर मैंने अपनी जगह से उठकर मौजूद अदालत से दरख्वास्त की, जनाबे आली, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सफाई के 2 गवाहों को अदालत में पेश करना चाहता हूँ। इस केस के सिलसिले में आज भी कुछ न कुछ कार्रवाई हो ही जाए तो अच्छा है। फिर मैंने वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए इजाफा किया, इस्तगासा का गवाह मिस्टर जाहिद फारूकी
जब हाथ आएगा तो इसकी गवाही भी हो जाएगी। इस तरह अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरी तजवीज़ माकूल थी, लिहाजा जज ने इस बात में गर्दन हिलाई और पूछा, आप जिन 2 गवाहों को पेश करना चाहते हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? वो दोनों शरीफ आदमी अदालत के बरामदे में मौजूद हैं। ओह, जज ने भवें उचकाईं। इसका मतलब है कि आपको आज मिस्टर फारूकी की गैर हाजिरी का यकीन था वकील साहब। इसका अंदाज सताइशी था। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। दैट्स गुड, जज ने मायनाखेज लहजे में कहा। फिर इसके हुक्म पर वहीद और अबरार को बारी बारी जज के सामने हाजिर किया गया। उन्होंने मेरे मुवक्किल के हक में गवाही दी। वकील इस्तग़ासा ने इन पर कड़ी जिरह भी की। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, ताहम मैं वहीद और अबरार के हल्फिया बयान का खुलासा ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इन दोनों ने फ़र्दन फ़र्दन मुलजिम के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए बताया कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम शोएब 11:15 बजे वहीद के यहाँ पहुँचा था। वहीद की रिहाइश भी गुलशन इकबाल के इलाके में ही थी। मुलजिम के घर से इसके घर का फासला ज़्यादा नहीं था, लिहाजा वो 10:30 बजे अपने घर से निकला और एक तीसरे दोस्त से मिलने PIB कॉलोनी दोनों दोस्त चले गए। अबरार के पास वो लगभग 11:15 बजे पहुँचे थे। दिन का बेशतर हिस्सा उन्होंने एक साथ गुजारा और फिर सेपहर 4 बजे इनके दरमियान शिकार का प्रोग्राम बन गया। वो तीनों उठे और वहीद के घर आ गए। वहीद को अपनी छर्रे वाली बंदूक लेनी थी। अबरार को वहीद के घर छोड़कर शोएब चाकू लेने अपने घर आ गया और यहाँ पहले से घात लगाए पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मकतूला शकीला की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और वहीद और अबरार की गवाही ये ज़ाहिर करती थी कि मुलजिम शोएब 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने घर यानी वक़ुआ से दूर रहा था। ये शोएब के लिए एक प्लस पॉइंट था। पुलिस अगर किसी काम पर कमर बस्ता हो जाए तो बदमाश को पाताल से भी खींच लाती है। अगली पेशी पर इस्तग़ासा का गवाह मिस्टर जाहिद फारूकी अदालत में हाजिर था। गुज़िश्ता पेशी पर सफाई के गवाहों के बयानात के बाद फारूकी की हैसियत खासी मुतनाज़ा होकर रह गई थी। फारूकी गहरी सांवली रंगत का मालिक था। एक मजबूत तुल बदन और दराज कामत शख्स था। इसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। उसने आंखों पर गहरे शीशों वाला चश्मा लगा रखा था। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो धूप का चश्मा था या फिर निगाह का। इस वक्त फारूकी खासा मुज़महल और बेजार नज़र आ रहा था। अंदाज से नकाहत झलकती थी। शायद इस नौइयत की अदाकारी करके वो इस बयान को जस्टिफाई कर रहा था जो उसने अपनी गैर हाजिरी के सिलसिले में दिया था। उसने अपनी अचानक बीमारी का बहाना बनाया था। पता नहीं वकील इस्तग़ासा इसकी बीमारी वाली कहानी पर ईमान ले आया था या फिर कोई और वजह थी। बहरहाल उसने सरसरी सी जिरह के बाद गवाह को फारिग कर दिया। मैं अपनी बारी पर आगे बढ़ा और गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, फारूकी साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, उसने कराहते हुए जवाब दिया। अल्लाह ठीक करेगा, मैंने कहा। फिर पूछा, आखिर आपको हो क्या गया था? इस रोज़ आप अदालत के बरामदे से अचानक कहाँ गायब हो गए थे? उसने चंद लम्हात तक साकित नज़र से मुझे देखा, फिर जवाब देते हुए गोया हुआ, इस रोज़ अचानक मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आ गई। मेरे पेट में शदीद किस्म का मरोड़ उठा था। फिर डायरिया ने मुझ पर हमला कर दिया और मजबूरन मुझे इमरजेंसी में अदालत से गोल होना पड़ा। मगर आप तो काफ़ी अरसे तक मंजर से गायब रहे, मैंने तफरीह लेने वाले अंदाज में कहा। डायरिया इतना तूल तो नहीं खींचता, उसने एक ठंडी आह भरी और फिर कमज़ोरी की अदाकारी करते हुए बोला, बस क्या बताऊं भाई, मुझे तो अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। कई डिप्पे चढ़ी, फिर कहीं जाकर उठने के काबिल हुआ हूँ। बात ख़त्म करते ही वो बाएं हाथ की मुट्ठी खोल बंद करने लगा। इन हरकत से वो भरपूर नकाहत का इजहार भी कर रहा था। मैंने फ़रोई और गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब बरतते हुए पूछा, क्या आप इस हॉस्पिटल का नाम बताना पसंद करेंगे जहाँ आपको डिप्पें चढ़ती रही हैं? इस वक्त अस्पताल का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो अजीब से लहजे में बोला। मज़कूरा हॉस्पिटल किस इलाके में वाक़ है? हुसैनाबाद में। और आपकी रिहाइश? समनाबाद में। आपको अपनी रिहाइश और हॉस्पिटल के इलाके का नाम याद है, मगर हॉस्पिटल का नाम याद नहीं रहा, मैंने तंज़िया लहजे में कहा।
یہ کچھ عجیب سی اور ناقابل فہم بات نہیں ہے؟ وہ دراصل ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے بولا۔ چلیں اس کلینک کا نام ہی بتا دیں، میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچنے والے انداز میں پیشانی کو مسلتا رہا، پھر بڑی بے بسی سے بولا، افسوس کے باوجود کوشش کے بھی مجھے اس کلینک کا نام یاد نہیں آ رہا۔